नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज 5 राज्यों में मतगणना थी, चुनाव परिणाम आ गए और चुनाव परिणाम का ये अंतिम दौर चल रहा है, जहां अभी भी बंगाल में 204 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए 86 जीत चुकी है और 118 सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। 37 सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है और 46 पर बढ़त है। 2 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है, एक जीत चुकी है, एक पर बढ़त है। हुमायूं कबीर दोनों सीटों पर जीत गए हैं। बड़ा ताज्जुब है, लोग सोच रहे होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माले एक पर, एआईएसएफ ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट एक सीट पर। यह बड़ी उपलब्धि चुनाव आयोग की वेबसाइट से हम सीधा सीधा बता रहे हैं और ये खबर आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। हार जीत के आंकड़े भी बड़े लंबे हैं, खास करके उन सीटों पर टीएमसी के एक उम्मीदवार कह रही थी कि जो मुस्लिम बाहुल बूथ थे वहां भी हार गए, वहां भी डब्बा गोल हो गया। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी हार की संभावना खुद बीजेपी को भी नहीं होगी और जीत की भी नहीं होगी। आपने देखा असम में खुद तरुण गोगोई चुनाव हार गए, तमिलनाडु में स्टालिन चुनाव हार गए। ममता बनर्जी का भी क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मीनू जी, आज जो दिन भर आपने देखा उस पर पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी सुनना चाहूंगा। जी, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि इस देश की राजनीति में आज इतिहास ने करवट बदली है और एक ये ऐसी करवट बदली है कि इसके बाद जो करवट बदलेगा, इतिहास ने जो करवट बदल ली है, उस जब करवट बदलते हैं ना तो बाजू वाले एक बाजू पे जोर पड़ता है। अब ये पता नहीं कौन सी नई तरह का नकारात्मकता इस देश की राजनीति में आने वाली है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मतलब आज ये हुआ है कि जो लेफ्टिस्ट बंगाल था, लाल बंगाल, आज भगवा हो गया है, लेफ्ट से राइट चला गया है सीधे। इधर लेफ्ट था बंगाल और सीधे आज राइट पे आ गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वामपंथी बंगाल किसी जमाने में जाके दक्षिणपंथी भाजपा के कब्जे में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे एक सवाल है मेरे पास, मैं एक एक करके बोलती चली जाऊंगी। उसमें बंगाल जीतने के बाद होना यह था कि अगर बंगाल जीत जाती ममता तो वो सेंटर में जाके वो राजनीति करती और वो अभिषेक बनर्जी को बंगाल सौंप देती और सेंटर में भी जो राजनीति है, या तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालती बंगाल जीतने के बाद, या फिर वो थर्ड फ्रंट बनाती एक विपक्षी दलों का, जो कि थोड़ा मुतमईन नहीं है इंडिया गठबंधन में, जो कंफर्टेबल नहीं है, उनका मिला के एक नया गठबंधन बनता। लेकिन अब जो है, अब ये लगता है कि जो स्थिति अब बनाई है और जिस तरीके की बदले की राजनीति भाजपा करती है और भाजपा जिस तरीके से विपक्षी दलों को दुश्मन समझती है और जिस तरीके से पूरी फौज के साथ बंगाल के ऊपर चढ़ाई की गई है, उससे ये लगता है कि हारने के बाद अगर ममता हार जाती है, खुद भी हार जाती है सीट, तो कोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ममता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर नजरबंद कर दिया जाएगा। क्योंकि उनके पुत्र अभिषेक, जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी, उनको ईडी कई बार पूछताछ के लिए पहले बुला चुकी है। तो ममता के हारने के बाद उन सभी फाइलों को झाड़ पहुंच के फिर से खोला जाएगा और उसमें अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी ममता बनर्जी, मेरे ख्याल से वो सभी जेल के पीछे पहुंचा दिए जाएंगे। एक और इसका जो फॉल आउट होगा कि ममता बनर्जी के जो सांसद हैं राज्यसभा में और विधानसभा में, लोकसभा में, उनको पाला बदलने की कोशिश करवाई जाएगी, जैसे कि हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी का 2/3 राज्यसभा सांसदों से पाला बदलवा लिया गया और केजरीवाल देखते रह गए। क्योंकि ममता को, जो मैं मानती हूं कि ये नजरबंद करेंगे या फिर गिरफ्तार करेंगे, तो उसके बाद जो उनको तो खुली छूट है फिर
तो उसमें कई सांसद जो है वो ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से, कई जो हैं इसलिए कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है, चलो वहीं चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो वो वहां जा सकते हैं। और बीजेपी को क्योंकि लोकसभा में सीटों की कमी है, उनके पास 240 सीटें हैं, तो वो चाहते हैं कि द मोर द मैरियर, जितने ज्यादा हमारे पास और आ जाए उसमें हमें बहुत अच्छा, हमें तो बड़ा ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें जो खाली ममता के एमपी नहीं, उनके विधायकों को भी खरीदा जा सकता है। मैं इस 2-3 दिन से यूट्यूब पे भगवा चैनल्स को देख रही हूँ। उन भगवा चैनल्स में बार-बार ये जिक्र आ रहा था 3 दिन पहले से कि टीएमसी के 55 एमएलएज ऐसे हैं जो कि इलेक्शन जीतेंगे और उनको बीजेपी में वापस डिफेक्ट करा दिया जाएगा, उन्हें बीजेपी में ले लिया जाएगा। तो ये इनकी आगे तक की प्लानिंग है। तो हो सकता है कि ममता के इससे भी कम हो जाएं एमएलए ऑपरेशन लोटस के बाद। और एक ये अजीबोगरीब सा एक इनके प्रयोग है, या जो इनका एसआईआर है, या जो इनका ज्ञानेश कुमार है, इनका आप कमाल देखिए कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जहां पे ये हो रहा था कि सवाल ही नहीं है चौथा टर्म आएगा उनका शिवराज सिंह चौहान का, वहां पे बीजेपी अचानक जीत जाती है। न केवल जीतती है, सुपड़ा साफ हो जाता है बाकी का। ऐसी बिहार में होता है सुपड़ा साफ, ऐसे ही महाराष्ट्र में होता है। मतलब 6 महीने पहले वहां पे लोकसभा के इलेक्शन हुए, वहां माँ आघाड़ी जीता है, माँ विकास आघाड़ी, और 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो माँ विकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ, बीजेपी थम्पिंग मेजोरिटी से आ रही है। ऐसे ही हरियाणा में हो रहा है, थम्पिंग मेजोरिटी, मतलब विपक्ष का सुपड़ा साफ। मतलब ऐसा जमीन पे तो नहीं दिखाई देता, जमीन पे तो बहुत ज्यादा विरोध है पहले के मुकाबले। 2014 में, 2019 में, 2024 में इस तरीके का विरोध नहीं दिखाई देता जो पिछले 2 साल से दिखाई दे रहा है। तो जो एसआईआर है वो उसके से तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार को कहीं भारत रत्न ना दे दिया जाए। ज्ञानेश कुमार भारत रत्न के हकदार बनते हैं, जिन्हों मोदी जी को एक के बाद एक न केवल इलेक्शन जिता रहे हैं बल्कि विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। अब जो ज्ञानेश कुमार की जो भूमिका है ये बहुत ज्यादा संदेह के दायरे में है, हमेशा से है दायरे में। अब बीजेपी इनको भारत रत्न दे दे तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए अगर ज्ञानेश कुमार को 26 जनवरी पे भारत रत्न से नवाजा जाए। दूसरा ये कि जिस तरीके से इन्होंने बंगाल, इनका एक मिशन था, बंगाल को जिस तरीके से जीता है, उससे लगता है कि जो अब मोदी जी का 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सपना है कि हमें पूरे देश में एक साथ एक बार में ही इलेक्शन कराना है, उसकी तरफ कदम बढ़ रहे हैं। अभी अगले साल क्योंकि ये आपके उत्तराखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सहित इस समेत 5 राज्यों में इलेक्शन है। फिर 22 दिसंबर में अगले साल और राज्यों के इलेक्शन आ जाएंगे, 3 राज्यों के और इलेक्शन आते हैं। तो उन सबको मिला के जो ये इलेक्शंस होंगे, उनसे जो अपने मोदी जी हैं, जो 5 राज्यों के जनवरी फरवरी में होने हैं उनको पोस्टपोन कर देंगे, आगे वाले जो होने हैं उनको पहले करवा लेंगे। इस तरीके से करके लगभग 20-22 राज्यों के एक साथ करवा लिए जाएंगे इलेक्शन, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1 नेशन 1 इलेक्शन का पूरा यहाँ पे वो बैठ जाएगा, और उसके बाद मोदी जी इस देश के एक छत्र राज्य होंगे। आप कहेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्या जरूरी है मोदी जी जीत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीत जाएंगे। जो बंगाल मॉडल है अब ये देश के सभी राज्यों में लागू किया जाएगा, कोई भी राज्य हो उसमें बंगाल मॉडल से चुनाव जीते जाएंगे। बड़ा सफल मॉडल रहा है ये मोदी जी का। आप चिल्लाते रहिए ये नहीं हुआ, आपने तो फौजें भेज दी, आपने तो एसआईआर इस तरीके से कराया, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप ये कर रहे हो, आप चिल्लाते रहिए, और चिल्ला रहे हैं आप, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है कि अगले चुनाव में, अभी तो ममता के बैंक खाते सीज नहीं किए गए थे, उन्होंने इतनी मेहरबानी कर दी थी कि ममता के पास पैसा छोड़ दिया था, नहीं तो ये कांग्रेस का जैसे 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस के तो बैंक खाते सीज कर दिए गए थे, पैसा ही नहीं छोड़ा था। तो ऐसा होगा कि अब आगे जो भी राज्य में या 1 नेशन 1 इलेक्शन में विपक्ष के पास कोई पैसा उनके हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा और खाते सीज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक और जो इस इलेक्शन से एक जो सवाल उठता है, ये जो लाड़की बहना, लाडली बहना, जीविका दीदी, ये इनका जो जादू है 5,000, 2,000, 4,000 रुपए का, ये भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों चलता है?
जो लाडली बहना है, अगर वो लाडली बहना 5,000 से महाराष्ट्र में खुश होती है और खुश होकर बीजेपी को वोट देती है, मध्य प्रदेश में खुश होती है, खुश होकर बीजेपी को वोट देती है, बिहार में खुश होती है, खुश होकर बीजेपी को वोट देती है, वो बहना जो है ममता बनर्जी से खुश क्यों नहीं होती? भाई ममता बनर्जी ने भी तो उतना ही पैसा दिया है। इसका मतलब क्या है कि कोई लाडली वाडली बहना, कोई जीविका दीदी का कोई असर नहीं है, सब जगह ज्ञानेश कुमार का जादू चल रहा है। वो नीचे क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है। और मैं बता देती हूँ, जिस वक्त राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और उसके बाद बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी, और राहुल गांधी एंड तेजस्वी यादव इन दोनों ने मिलकर वोट चोरी की पूरा 1 महीने तक पूरी यात्रा निकाली थी। तो सभी ने ये कह दिया था, इधर के पत्रकारों ने तो खासकर लिबरल, अरे ये चुनाव लड़ने का टाइम है कि वोट चोरी की यात्रा निकालने का टाइम है? नहीं, वो वोट चोरी की यात्रा का निकालने का टाइम था, और वो वोट चोरी की यात्रा लगातार निकाली जानी चाहिए। सब काम छोड़ दीजिए, केवल इसी को पकड़ लीजिए, वोट चोरी की यात्रा जो निकलती है कि वोट चोरी बंद करो। ये सारा वोट चोरी का ये नतीजा है। 27 लाख वोटर्स ने वोट नहीं दिया है बंगाल के चुनाव में। ये उनकी सरकार है क्या? उनकी सरकार तो बिल्कुल भी नहीं है। अब 27 लाख लोग, और उसमें सुप्रीम कोर्ट साहब कह रहे हैं कि अरे क्या हुआ, अगली बार दे देना वोट। यहां तो शीर्षासन हो गया, कर गया राजनीति बंगाल की, और आप कह रहे हैं कि अगले साल वोट दे देना। तो इस देश में लोकतंत्र का तो बैंड बजा दिया है, बिल्कुल ही लोकतंत्र वेंटिलेटर में पड़ा है। अब इंतजार कीजिए कि किस दिन वन नेशन वन इलेक्शन होगा, और किस दिन जो है मोदी जी इस देश के एक छत्र नेता बन जाएंगे। तीसरी और इसमें एक बात जो ये है कि मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह के इलेक्शंस लड़ने से फायदा क्या है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। क्योंकि एक नहीं अनेक खामियां चल रही हैं, इस टाइम मनमानी चल रही है। उस इलेक्शन को आप लड़ते हैं और हार जाते हैं, और फिर बदनामी मोल लेते हैं। आपकी आलोचना होती है, आपने ये नहीं किया, विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष ने ये नहीं किया। उससे बेटर है कि आप बायकॉट करें, शहीद हो जाएं, कम से कम शहीद हो जाएंगे आप बायकॉट करके, यही तो होगा, आप शहीद हो जाइए। लेकिन विपक्ष उस चीज को सुन नहीं रहा है। बंगाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश में यही तो हुआ था, विपक्ष ने बायकॉट कर रखा था इलेक्शंस का, नहीं भाग लेंगे, क्योंकि वहां भी यही चल रहा था हसीना का। और आप उसके बाद का सारा डेवलपमेंट आप जानते ही हैं, उसके बाद क्या हुआ। हाँ, एक काम जरूर हुआ है कि इन्होंने ये जो बंगाल की जीत है, उसने राहुल गांधी के जो एक लीडर के तौर पे एक जो स्वीकार्यता थी या प्रधानमंत्री बनने के चांसेस को बढ़ा दिया है। क्योंकि जो ममता बनर्जी थी, उनका उम्मीद थी कि वो आगे आएंगी, या केसीआर आगे आएंगे, या केजरीवाल, क्योंकि ये 3 व्यक्ति ऐसे थे कि जो सबसे ज्यादा अड़ंगा इंडिया गठबंधन के बनने में भी लगा रहे थे, अगर आपको याद हो तो वो तीनों ही बाहर हो चुके हैं। और अब जो है जो कांग्रेस है, एक ऐसा ऑल इंडिया संगठन बचा है अभी बाकी, कि जो कि पूरे भारत में इन्हें टक्कर देने में सक्षम है। तो वो चीज अब ये है कि अब राहुल गांधी इस जो अवसर है, राहुल गांधी या कहें कांग्रेस इस अवसर का लाभ कैसे उठाती है, ये अब आगे सोचने वाली बात होगी। इसके बाद आता है आपका केरल। देखिए, केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पे क्या है, वहां कोई अचरज नहीं है, जो भी रिजल्ट आया है उसके कोई अचरज नहीं है, क्योंकि वहां पे 1 साल कांग्रेस की, 1 साल लेफ्ट की सरकार बनती है। और आप कहेंगे कैसे बन जाती है कांग्रेस की, तो वहां पे केरल में जो है कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत, सशक्त, रॉबस्ट, बिल्कुल जीवंत संगठन है। और वहां पे ये नॉर्थ इंडिया जैसा हाल नहीं है कांग्रेस का, वहां मजबूत संगठन है, मजबूत तरीके से वहां लड़ाई लड़ी जाती है। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बड़ी अच्छी बातें की, पूरा विपक्ष का बताया, लेकिन M.K. स्टालिन का भी हार जाना दक्षिण भारत में, और विजयन ने कल ही अपने बायो से पूर्व मुख्यमंत्री का टैग हटा देना, इधर गोगोई का हार जाना, तो ये है क्या विपक्ष के नेता भांप नहीं पा रहे हैं जमीन पर क्या चल रहा है, या मिसगाइड हो रहे हैं कहीं ना कहीं से? नहीं, इनकी जो बंगाल मॉडल है, इनका जो SIR का मॉडल है, इनका जो SIR के मॉडल के तहत जो बनाया जाता है, और जो अदरवाइज जो इनके तौर तरीके हैं चुनाव चोरी करने के, उसमें ये तो इंश्योर किया ही जाता है कि पूरी ऐसी कि
झाड़ू फेर दे विपक्ष के ऊपर, उसमें ये भी शामिल है कि विपक्ष के जो कद्दावर नेता हैं या मुख्य नेता हैं उनको हरवा दिया जाए। आप देखेंगे कमलनाथ हार गए वहां, ठीक है, आपके यहाँ हुड्डा को हरवा दिया, यहाँ पे यहाँ पे आपकी गोगोई को हरवा दिया, वहां आपकी मेन मेन नेता हार गए महाराष्ट्र में, बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, जिनको कि जो अपने बल पे जीतने वाले नेता हैं, तो वो भी इनके उसमें शामिल है। वरना तो गोगोई का हारना कोई सामान्य बात थोड़ी है। गोगोई का हारना, जिसे ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है वहां पे, और हेमंत बिस्व शर्मा एज सच से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं वहां की जनता, और हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं। ये बीजेपी है, चौथी बार के में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीते थे, उन्हें उठा के केंद्र में ले आए, वहां नया पर्ची वाला मुख्यमंत्री बना दिया, वही पर्ची वाला वहां भी बनेगा। ये आसाम में जो है, ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है, इन्होंने तो ब्लैकमेल करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं। ये वहां तो सर्बानंद सोनोवाल को उन्होंने बना दिया था, इन्होंने कहा मेरे पास है ज्यादा एमएलएस, तो और ये अपने एमएलएस लेके बैठ गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कांग्रेस से गए हुए एमएलएस हैं, तो उनको मजबूरी में बनाना पड़ा इसको, बिस्व शर्मा को, इसीलिए केतली गर्म रहती थी इनकी चाय से ज्यादा। लेकिन अब नहीं बनाएंगे ये अब, क्योंकि ये क्या होता है, सिर पे सवार होने का उसका खतरा है। जिस तरीके का वो बड़बोला है, बदजबान आदमी है वो। मोदी जी को बड़बोला चाहिए, बदजबान चाहिए, लेकिन अपने कंट्रोल में चाहिए। वो कंट्रोल से बाहर है वो आदमी, तो वो किसी वक्त भाग भी सकता है इनको छोड़ के। उसका एक्चुअली जो वहां की इनकी बीजेपी है, और ये ध्यान रखिए कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जो नेडा है, जो उसका चीफ है, वो नॉर्थ ईस्ट के सारे 7 राज्यों का एक तरीके से मान लीजिए प्रभारी है वो बीजेपी का, तो उसके हाथ में बहुत कुछ है वहां पे। तो ये उसको इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनाना चाहते कि वो कल को इनको ब्लैकमेल करने लगे। तो मुझे तो संभावना नहीं है कि बिस्व शर्मा ये इसमें बनेगा मुख्यमंत्री। मैम क्या फाइटर दीदी के नाम से विख्यात हुई ममता बनर्जी क्यों फेल हो गई? क्या उनकी आक्रामकता उनकी कमजोरी बन गई, या फिर अभिषेक बनर्जी ने एकाएक? मैं अभी इन बातों पर बात नहीं करना चाहता हूं, ये अभी मुद्दे नहीं है। अभी तो बहस इस बात पर हो कि ममता बनर्जी को अब क्या होगा उनका, कहां है वो? अभी तक ये कोई नहीं बता रहा इस समय वो है कहां, ये जिक्र नहीं है। अभिषेक कहां है? अभी एक वीडियो आ रहा है कि उन्हीं के एक कार्यकर्ता को बड़ा पीटा जा रहा है। कहां है वो सेना जो कही गई कि 6 महीना तक सेना में रहेगा, और हिंसा की वजह से ये तब्दीली आई? फिर क्या है ये? देखिए, ये जो मैं तो एक वीडियो एक्स पे देख रही थी, उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर को आग लगा दी है। अब ये पता नहीं, ममता बनर्जी जो भवानीपुर में वो 2 कमरों का घर है जिसमें ये रहती है, उसकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं आग लगी हुई। अब देखिए, आजकल डीप फेक का जमाना है, एआई का जमाना है। अब मैं इस चीज की ताकीद नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो पिक्चर सही है जो लगाई, क्योंकि बहुत उसको रिट्वीट भी कर रहे हैं बड़े बड़े पत्रकार, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तो सरासर किसी भी तौर पे मान्य नहीं है। आप ठीक है, राजनीतिक रूप से लड़िए, शाब्दिक जो भी हमले करने हैं वो आप करिए, लेकिन आप ममता को या लेफ्ट को तो कहते थे कि इनकी वजह से हिंसा होती है, यहाँ पे ये हिंसा करते हैं। तो अगर बीजेपी भी उसी चीज पे उतारू हो गई, तो फिर आप में और ममता में या लेफ्ट में अंतर क्या रह गया? तो इसमें, लेकिन यहाँ तो जनता भी अफसोस नहीं कर सकती, क्योंकि जनता खुद हैरान है कि हमने तो वोट तो ऐसा नहीं दिया था। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में माकड़वाड़ी के वोटर, उन्होंने कहा हमने तो नहीं दिया बीजेपी को वोट, हम तो दोबारा वोट करेंगे, मॉक पोलिंग करेंगे, लेकिन उनको करने नहीं दी मॉक पोलिंग। तो इनका तो क्या हो रहा है, डंडे से राज चल रहा है, और ये कब तक चलेगा? ये तो इनका नसीब जब तक साथ देगा जब तक चलेगा। लाइलाज हो चुका है इस देश का, जो इस देश में जो तानाशाही का जो कोई यहाँ कोई इलाज नहीं है। अब जनता धर्म की घुट्टी पिए पड़ी है, और वो धर्म की घुट्टी पी के अब बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में बंगाल में मछली भात खिलाया गया है। अब आप देख लीजिए, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। और यहाँ नवरात्रे में दुकानें, नवरात्रे के बगैर भी दुकानें बंद करवाते हैं, बंद करिए। आपको ध्यान होगा, आपके लखनऊ में तो बहुत ज्यादा उपद्रव हुआ था, पूरा का पूरा बाजार बंद करवा दिया था योगी जी ने आते ही। तो ये सारी इनकी करतूतें चल रही है। लेकिन इसमें एक सारी बात यह है कि साउथ इंडिया में जो एक नया आया है सितारा बनके, उसमें
देखिए साउथ इंडिया में रिवाज है फिल्म स्टारों के राजनीति में आने का और जीतने का और मुख्यमंत्री बनने का। उसमें एमजी रामचंद्रन हो गए, जयललिता हो गई, इसके अलावा और भी शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, कमल हासन और अब ये आए हैं, जीते हैं। लेकिन इसमें उनको जिताने में जो एक्सेस पोल का ही वो है, माई एक्सेस सर्वे, उसमें बताया गया है कि जेनजी ने सबसे ज्यादा वोट दिया है इनको, 68% वोट जेनजी का वोट गया है। उसके बाद जेन एक्स का वोट गया है, जो जनरेशन एक्स है उनका वोट 58% इसको मिला है। तो ये बात आ रही है कि ये जो नेता है, युवा नेता, ये आ रहा है कि युवा नेताओं को लाए, विपक्ष के नेता ध्यान दें इस बात को। मेरी भतीजी है, डॉक्टर है, वो खुद अभी चेन्नई से ही भी है। उसने बोला कि अभी सभी दलों को चाहिए कि यूथ को लेकर सामने आए, ये जो बूढ़े नेता हैं ये बाहर निकले। तो अभी जो है ये बात बूढ़े नेताओं के समझ में आनी चाहिए। एक्चुअली तो इस चीज का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि सलाहकार की भूमिका में आए, आपका अनुभव है वो हमेशा काम आता रहेगा। तो आप सलाहकारी करते रहिए, सत्ताएं बदलती रहेंगी और रोटी पलटती रहनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। अब आपने ऐसी इनके हाथ में दे दी है कि अब चाहे जले चाहे फूके, आपको वही खानी पड़ेगी रोटी। तो अब ये जो साउथ में हुआ है, इसमें एक शुभ लक्षण ये जरूर है कि उन्होंने वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो नहीं करते हैं, वो सामाजिक न्याय की राजनीति में विश्वास रखने वाले नेता हैं। और अब आगे क्या करेंगे उन्होंने, हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस को न्योता दिया है कि सरकार में शामिल होइए। और ऐसा बताया जाता है कि राहुल गांधी जो है चुनाव से पहले इन्हीं विजय के साथ सीटों का समझौता करना चाहते थे और विजय इनको 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार थे। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर सही टाइम 70 हाँ 70 देने को तैयार। मेरे पास 50 की खबर है, तो अगर वो 50-70 में से 50 भी जीत जाते तो आज बराबरी में उप मुख्यमंत्री बन गया होता तमिलनाडु में उनका, कांग्रेस का। तो ये थोड़ा सा क्या है कि सोच का फर्क है और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का फर्क है। लेकिन उसमें कहते हैं कि कुछ कांग्रेस का एक सेल, जो शायद खड़गे जी का भी बात आ रही है कि वो नहीं माने, उन्होंने इन्हीं के साथ जाना तय किया। लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसमें क्या सामने आता है। लेकिन जो बंगाल में हुआ है वो देखिए टक्कर जबरदस्त थी। ये तो हम नहीं कहेंगे कि टक्कर नहीं थी, कि बीजेपी और टीएमसी में टक्कर बहुत जबरदस्त थी, लेकिन इतनी जबरदस्त नहीं थी कि बीजेपी 200 सीट को पार कर जाए। ये जो है इनका जो इनका एक वो बना हुआ है मॉडल, उसमें जो है एसआईआर के जरिए पहले वोट काटे जाते हैं। पत्रकार हैं शशि शेखर सिंह, उन्होंने लिखा है, अभी उनका मैसेज आया है कि बंगाल के चुनाव में भाजपा की जीत तंत्र की जीत है। 2024 के चुनाव में 400 पार का सपना पालने वाली बीजेपी का जब सपना पूरा नहीं हुआ और बीजेपी 240 पर पहुंच गई, वो भी तब जब बेईमानी की उसमें 79 सीटें शामिल है, तो बीजेपी को लग गया कि अब वे जनता के मत से जीत नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली और जनता के मतों पर भरोसा के बजाय चुनाव आयोग और सरकारी तंत्र को अपनी जीत का हिस्सा बना लिया। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, इसे आजमाकर बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने आजमाया इसे बिहार में और अब बंगाल में। भाजपा के चुनाव आयोग के एसआईआर के द्वारा लाखों विरोधी मतों को वोटर लिस्ट से हटाकर बिहार और बंगाल में चुनाव के परिणाम पर कब्जा कर लिया गया। लोकतंत्र की ताबूत में एक और कील, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी चुनावी एक तंत्र बन चुका है। जी बिल्कुल, उन्होंने जो हम कह रहे हैं उनको उन्होंने उन्हीं बातों का एक तरह से विस्तार दिया है। तो अब ये जो एक चुनावी एक तंत्र है, ये अब सभी राज्यों में अपनाया जाएगा और अंततः इसका परिणति होगी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन में। और उसके बाद जो होगा इसी तरीके से 30 राज्य हैं, तो मेरे हिसाब से 30 महीने तक चुनाव चलेंगे एक बार में, क्योंकि एक महीने में एक राज्य का चुनाव करवाएंगे ये, क्योंकि फौजें लगानी है, पूरी सारी फौजें लगाएंगे, उसमें एक राज्य ही एक बार में हो सकता है। तो 30 महीने तक इस देश के चुनाव चलेंगे इस बार लोकसभा के। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर अनिश्चित, फिर मोदी जी उसके बाद तो संविधान ही बदल देंगे, फिर तो आप हिंदू राष्ट्र में रहिएगा।
इंतजार करिए, हिंदू राष्ट्र आएगा और वो तो हिंदू राष्ट्र तो ब्राह्मणों के लिए बहुत मुफीद रहेगा। चलिए अब देखते हैं किसके लिए क्या राष्ट्र मुफीद रहेगा, लेकिन दवाई, कमाई और पढ़ाई का क्या होगा? करते रहिए कुछ भी। और अब शायद इन सब चीजों की जरूरत नहीं रही है। आप झालमुड़ी खाओगे, मस्त हो जाओगे। बड़ी तीखी होती है, जब खाओ तो प्यास लगती है, पेट भर जाता है 10 रुपया में। तो जरूरत नहीं है कि 100 रुपया का भोजन किया जाए। और सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि मीडियम क्लास के लोग तो अब होटल में, रेस्टोरेंट में भी खाना खाने नहीं जा पाएंगे। तो अब विचार आपको करना है, ममता दीदी क्या गिरफ्तार होंगी, क्या नजरबंद होंगी, अभिषेक के परिवार का क्या होगा, ये सवाल है। और इस पूरे सवाल पर अगर किसी को चकाचौंध लगता है तो फिर मुझे लगता है कि उसे या तो राजनीतिक समझ नहीं है या राजनीतिक उसकी पकड़ नहीं है। आज खामोश हो जाने का मतलब है कि हम अपने सवालों को छिपा रहे हैं। इसके पीछे, हिंदुत्व के पीछे, किसके पीछे? मुसलमानों के वोटों के पीछे। क्या आप कभी ये विचार करते हैं कि 20% का भय दिखाकर हमारे 80% लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं? अगर ये विचार आप नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चीज का भान और ज्ञान है। आपने हमें समय दिया मीनू जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।